एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं शायर मुसलमान। अब ये जो नाम दिया है, प्रोड्यूसर भी नाम देते हैं, ढूंढ ढूंढ के नाम देते हैं। वैसे नाम तो निकाला गया है मैं शायर बदनाम से। बहरहाल आज जो मौजूद है मैं उसी पे सीधे आता हूं और उसी से बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। अब ये बात क्यों कही गई और बात कहां से निकली और बात दूर तक चली गई, वो उसका एक सिलसिला है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना का कहना है कि यहां यानी इस देश में मुसलमान होना खतरनाक है। अब ये बात क्यों कही उन्होंने, इसके बारे में उनके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई और उसके बारे में उन्होंने ये बात कह दी। गरीब शायर को बेटे को परेशान किया जा रहा है। एक सांसद के बेटे ने भी गोली चलाई मगर वो बरी हो गया। यूपी सरकार मुझे और मेरी कौम को निशाना बना रही है। अब यहीं पे बात जो प्रोड्यूसर ने है उस बात को लिया कि मैं शायर मुसलमान। तो मैंने पूछा कि भाई ये नाम क्यों, तो उन्होंने कहा कि इस नाम के पीछे ये उसका लॉजिक है। अब ये बात मुनव्वर राना ने क्यों कही, इसका जवाब भी उत्तर प्रदेश के मंत्री ने दिया और वो जाने माने क्रिकेटर हैं, उन्होंने दिया उसका जवाब। उन्होंने कहा कि मुसलमान के बक्स सामने जो है वो खड़ा एक मुसलमान ही है, तो न्याय किसके लिए हो रहा है ये भी जरा सोचा जाए। बहरहाल मुनव्वर राना जी ने ये बात क्यों कही, ये बहुत नागवार गुजरने वाली बात है, लेकिन उन्होंने कही। तो आज का मौजू और आज की जो बहस, जो आज की बातचीत है वो इसी पर है। और जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो मैं उनसे तारुफ कराऊं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये जो बात कही उन्होंने उस पर गौर कर लिया जाए और उसके बाद जो मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी देख लिया जाए। मैं तेरा नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक एमपी के लिए अलग, एक फकीर शायर के लिए अलग, तो फिर जाहिर सी बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके एमपी बन जाओ। जिस एमपी को मोहनलालगंज के एमपी को बना दिया गया मंत्री, तो ये तो उसको इज्जत दी गई ना कि उसके लड़के ने ये काम किया, और मुझे जलील किया जा रहा है कि आपके लड़के ने ये काम किया। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो ये खौफ था या जो खौफ है कि हिंदुस्तान में मुसलमान होना बहुत खतरनाक हो गया है। जिसकी जैसी मानसिकता होती है वो वैसी ही बात करता है। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, और एक अगर हम यूं कहें कि उन्हीं की बात को आगे बढ़ा दें कि एक मुसलमान को ही न्याय दिला रही है। हमारा काम है प्रदेश के किसी भी 23 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है और वो गुहार लगाता है अपनी, तो उसको न्याय दिलाना कानून का और सरकार का काम होता है। कह रहे हैं कि मैं तो एक शायर हूं, लेकिन अब जो माहौल है अब शायरी नहीं, गुंडागर्दी करनी पड़ेगी। तो वो तो हमेशा से कर रहे हैं। उन्होंने शायरी की जबान में सिर्फ यही तो किया ही है। कौन सी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। हमेशा देश के खिलाफ उन्होंने शेर कहे हैं अपनी शायरी में, देश के विरोध में, देश के बड़े बड़े सम्मानित नेताओं के विरोध में शायरी करते हैं वो। तो उनकी बात और उनकी जो विचार हैं वो तो तालिबानी विचार हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप। मुझे जहां बोलना होगा मैं जरूर बोलूंगा, जहां बात कहनी होगी मैं जरूर अपनी बात कहूंगी। लेकिन मुनव्वर राना जी का ये जो कथा कि खौफ था, है, यानी उन्होंने था का इस्तेमाल भी किया और है का भी इस्तेमाल किया। मुसलमान होना खतरनाक है। था उनकी एक बहुत मशहूर नज्म है जो मुनव्वर राना की कहना चाहिए वो हस्ताक्षर बनती है, सिग्नेटरी पोएट्री है जो उनकी, जब मुल्क छोड़ के लोग जा रहे थे और जो गए, उस पर उनकी एक पोइट्री है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है वो, जो नज्म है। तो था, खौफ था और खौफ है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा है और वो सवाल मैं लगातार इस प्रश्न को पूछता रहूंगा। जो मेहमान आज हमारे साथ हैं मैं उनकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विशेषक हैं, मसूद हाशमी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, अध्यक्ष इत्तेहाद सोसाइटी, शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी हमें दिख रहे हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अतीकुर रहमान रिसर्च इस्लामिक स्टडीज़ हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि मुंबई से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछना चाहूँगा कि मुसलमान होना खतरनाक हो गया है, इससे
आप इससे इनकार करते हैं या इससे आप जो सोचते हैं जो उन्होंने कहा ठीक कहा? प्रेम कुमार जी। प्रतीक जी के ये बहुत जेन्युइन बात कही है, बहुत साहस दिखलाया उन्होंने बोलने के लिए, और ये साहस कम लोगों के बीच होता है। शायर के हैं इसलिए शायद वो ऐसा कह पाए हैं। अभी अभी आपने रजा जी की का बयान सुनाया, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। कल का उनका बयान है कि इस देश में या तो राम भक्त हैं एक तरफ, और नहीं तो दूसरे तरफ तालिबानी है। उस बयान पर देश में वो बेचैनी नहीं हुई जो बेचैनी राणा जी के बयान पर हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 पिछले साल जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था, पूरे देश में मुसलमानों को गुनहगार ठहराया जा रहा था कोरोना फैलने का, तब एक बैठक बुलाई गई थी। राम माधव जी ने बैठक बुलाई थी, और बीजेपी के बड़े नेता जयंत जी भी थे उसमें, एमजे अकबर भी थे। बुद्धिजीवियों की बैठक थी, मुसलमानों की मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक थी, और सबने कहा था कि जिस तरीके से मुसलमानों को मुजरिम बनाया जा रहा है, ये हम सब विचलित हैं, चिंतित हैं। उस बैठक में ये कहा गया था। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, हर्षवर्धन जी बोले, सबसे पत्रकारों ने सवाल किया तो सबने कहा कि नहीं, उस विषय को जाने दीजिए कि कोरोना मुसलमान फैला रहे। उन सवालों से वो बचने लगे, और वाकई वो सही कदम था भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे सवाल से वो बचे। एक बार फिर आज ये समय है कि राणा जी के बयान को गंभीरता से ले भारतीय जनता पार्टी, और मुसलमान जो फील कर रहे हैं उसको एड्रेस किया जाए। अब ये मुसलमान क्यों फील कर रहे हैं, मैं कई कारण गिना सकता हूं। आप याद करेंगे जब सीएए के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, उत्तर प्रदेश में 23 नौजवान गोली से मारे गए थे, और पुलिस ने कहा था कि हमने कोई गोली नहीं चलाई। 23 लोग 23, और पुलिस ने कहा हमने गोली नहीं चलाई। लेकिन वो मसला आज न सत्ता पक्ष ने उसको एड्रेस किया, न विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा रहा। आखिर 23 मुसलमानों को किसने गोली चलाई? क्या मुसलमान को गोली मार रहे थे? ये सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, जब इस मसले के लिए विपक्ष भी उसके साथ नहीं है, कानून के साथ होना। जी राइट सर, थैंक यू सो मच। मामला दरअसल ये, मैं आ रहा हूं, मामला दरअसल ये है कि 28 जून मुनव्वर राणा जी के जो साहबजादे हैं, तबरेज जो बेटे हैं, उन पर हमले का आरोप लगा। तबरेज ने चचा और चचेरे भाई पर एफआईआर लगवाई, और जांच के बाद पुलिस ने मामला बताया कि यह फर्जी है, जो कि तबरेज ने दर्ज करवाया था। जांच में यह निकल के आया मुनव्वर और उनके भाइयों में संपत्ति विवाद की बात है। पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चलने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक चचा पर दबाव के लिए खुद पर हमले की साजिश है, यह बात है। मसला यह था, फरा जो तबरेज थे उनके ऊपर पुलिस तलाश कर रही थी, और उनके मुनव्वर के घर की तलाशी भी ली गई थी। तो ये मसला था कि जो सामने खड़ा हुआ शख्स है वो भी तो मुसलमान ही है। तो ये भी एक सवाल उठ रहा है कि भाई कौन किसके खिलाफ है, ये तो देखा जाए। लेकिन आपने अपनी बात कही, मैं अब शहजाद पूनावाला से कहता हूं उनके 30 सेकंड्स बात शुरू करें साहब। प्रतीक जी, आपके पास और मेरे पास पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, इनके पास विक्टिम कार्ड होता है, मुस्लिम विक्टिम कार्ड। इसका मतलब क्या है? एक है हमारे राहुल भैया, जब परिवार तंत्र पर खतरा आता है तो उनको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है, और एक है हमारे राणा भैया, जब उनको अपने परिवार तंत्र पर खतरा आता है, और पूरे परिवार पर तो एफआईआर हो ही चुकी है, तो उनको लगता है कि पूरे मुस्लिम कौम पर खतरा आ गया है। ये वही राणा भैया है जो साहित्य अवार्ड और बाकी सारे अवार्ड ले रहे थे जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए, और जब देश में सबसे बड़े दंगे हुए, चाहे वो मुंबई हो, मलियाना हो, हाशिमपुरा हो, अहमदाबाद दंगे हो, और ये तमाम दंगे, नेल्ली दंगे, ये तमाम दंगे जो हुए वो कांग्रेस के राज्य में हुए, पर तब डर का माहौल नहीं था। यू गेट माय पॉइंट? अब समझो इस बात को, क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि इस्लामोफोबिया का एक तरफ तो ये रट रखते हैं, और उनकी बेटी जो है सीए का विरोध करती है, और किस बलबूते पर
कि सीए में मुसलमानों को भी लाने की परमिशन होनी चाहिए। अरे भाई साहब, अगर इतना खतरा है तो आप ही के कौम के अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो बेचारे मुसलमान हैं उनको यहां पर क्यों ला रहे हो राणा भाई? वहीं पर रखो ना सुरक्षित। एक तरफ तो प्रोटेस्ट करेंगे कि वहां के मुसलमानों को भी यहां पर ले आओ, और दूसरी तरफ कहेंगे डर का माहौल है, खतरे का माहौल है। ये देखिए, ये सबसे बड़े लालची और देश में केवल अपनी सत्ता और अपनी पोजीशन को बचाने के लिए बार बार आइडेंटिटी कार्ड खेलने वाली राजनीतिक दल और ऐसे लोग जो है, आज उनका पर्दाफाश हो चुका है। माफी के साथ कहूंगा, मुझे पता है आपको बड़े अजीज लगते हैं प्रतीक जी ये, पर मेरे मन में इनके लिए रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लोग कहते हैं हिंदू आतंकवादी होता है, ये कहते हैं हिंदू लिंचर होता है। क्या इस परिवार ने कभी उठकर यह पूछा है कि कौन है दिलबर नेगी, कौन है रिंकू, कौन है अंकित शर्मा, कौन है दीपक, कौन है राहुल ठाकुर? ये लोग भी मरे थे, मुस्लिम भीड़ के हाथों मरे थे, इनका भी कत्ल किया गया था। खेताराम बील भी है राजस्थान में, पर कभी हमने वो सुनाई नहीं देता। ये इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विक्टिम कार्ड केवल अपनी जब सत्ता बचानी है तब खेलने का इस्तेमाल होता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे राणा परिवार हो। शुक्रिया सर। अतीकुर रहमान साहब, 30 सेकंड सर आपके। जी प्रतीक भाई, देखिए जो मुनव्वर राणा साहब की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो देखिए ये जितने शायर होते हैं, जितने इस किस्म के मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इनका अपना एक एम्बिट होता है, इनकी अपनी एक सोच होती है। और मैं कम से कम, शहजाद अपने आप को समझते हो किसी लायक, लेकिन मैं इस लायक नहीं समझता हूं कि इनके इंटेलेक्चुअल लेवल तक पहुंच सकूं। और ये जो बात कह रहे हैं ये दोनों तरफ लागू होती है प्रतीक भाई। शहजाद इस लायक नहीं है कि इतने हाई स्टेचर के मुनव्वर राणा साहब के बारे में वो इतने तुच्छ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए ऐसा इस्तेमाल करना, इनके जो वर्ड्स हैं वो यही दर्शाते हैं कि कितने तुच्छ आदमी है ये, जिसका नाम है शहजाद पूनावाला। और इस बात को आप समझ लीजिए, आप पॉलिटिकल रियल के अंदर इन इंटेलेक्चुअल्स को तोलेंगे तो इस तरह के कमेंट्स आपको मिलेंगे। मुनव्वर राणा साहब से मैं अपील करता हूं कि ये गंदी सियासत, सड़ी हुई गली हुई गटर की सियासत से अपने आप को दूर रखें, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल मेंटेन करें। हम आपके साथ हैं, हम संविधान का सहारा लेंगे और इनको कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। शहजाद कुछ कहना चाह रहे थे। जी शहजाद, जल्दी कह दीजिए, जल्दी कह, फिर मसूद के पास पहुंचू मैं। जी शहजाद, जल्दी कह दीजिए। मुझे हर वो व्यक्ति जो फ्रांस के आतंकवादियों का समर्थन करता हो, जिसको तालिबान में भगवान वाल्मीकि दिखता हो और उसकी तुलना वो भगवान वाल्मीकि से करे, मुझे तो पसंद नहीं है। पर हो सकता है अतीकुर रहमान की जो सोच है, जहां से वो सोच पनपती है, जहां से मुनव्वर राणा की भी सोच पनपती है, उन दोनों को ये बात सही लगे और उसी लिए उनको ये महान शायर लगे। राइट। मैं डिबेट जब खोलूंगा तब बात होगी। मसूद हाशमी सर, मसूद हाशमी जी जी, ओपनिंग रिमार्क आपका। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि मुनव्वर भाई के बेटे ने, तबरेज़ ने जो भी क्राइम किया है उसकी सज़ा उसको इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। और उसको मुनव्वर भाई ने इस वक्त जो मुनव्वर भाई के साथ जो हालात चल रहे थे, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि इस वक्त लाइमलाइट में आने के लिए उसको मुस्लिम कार्ड खेल लिया जाए। वो गलत है, उस बात की हमें निंदा करनी चाहिए। मुनव्वर भाई जैसे जिम्मेदार शख्स को ये बात नहीं करनी चाहिए थी और उनके बेटे से जो गलती हुई है उस गलती को उनको कबूल करते हुए और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था। लेकिन आजकल क्या कहें, चूंकि अगर मुनव्वर भाई ये गलती नहीं करते तो शहजाद जैसे जो समाजी कीड़े हैं इनको पनपने का मौका नहीं मिलता। तो ऐसा होता है, ये मुनव्वर भाई से गलती हुई है, मैं इस बात को मानता हूं। और मैं आपके चैनल के ऊपर बाकायदा इस बात का ऐलान करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपनी शान और शौकत के साथ, अपने मजहब के साथ बहुत शान और शौकत के साथ रह रहा है। और जो हमने जो कुर्बानियां दी हैं और देते चले आ रहे हैं, उसके लिए हम हमेशा अपने आप को तैयार रखते हैं। हमारे वालिदैन ने कुर्बानियां दी और हम अपने बच्चों को भी वही एजुकेशन देते हैं कि हिंदुस्तान के लिए आपने जो बात कही, मसूद भाई आपने जो बात कही, इसके लिए कोई बार बार किसी को कोई गारंटी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं कि हम भी देशभक्त हैं। आपका खून गिरा है, आपके वालिदैन, आपके वालिद का जितना खून गिरा है उतना ही हमारे और हमारे वालिद और वालिदैन का खून गिरा है, वो बराबर है।
तो बेशक, प्रेम कुमार जी इसी डिबेट में बराबर है, ओपनिंग रिमार्क प्रेम कुमार जी का भी है, इसी डिबेट में ओपनिंग रिमार्क मसूद जी का भी है। और अब लास्ट हमारे प्रेम कुमार जी के बाद शिवम त्यागी लास्ट है, द डिबेट विल बी ओपन, राइट? शिवम त्यागी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 के माध्यम से मुनव्वर राणा जी को कहना चाहता हूं कि आप पैदाइशी शायर नहीं हुए थे। आपको मुनव्वर राणा बनाने में इस देश के हिंदुओं का भी उतना ही मतलब एक स्थिति है। हिंदुओं ने भी आपको इतनी ही तवज्जो दी है और आप इतने बड़े शायर बने हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुनव्वर राणा की जो कविताएं हैं, जो शायरियां हैं, मैंने भी सुनी है। उनकी मां वाली जो शायरी है मैंने भी सुनी है, मैं भी उनका फैन रहा हूं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पहले वो शायर से वो मुसलमान कब बन गए, मुसलमान से कट्टर मुसलमान कब बन गए, कट्टर मुसलमान से तालिबानी समर्थक कब बन गए, मुझे समझ में नहीं आता। और ये दुख की बात है देश के लिए। और इससे बड़ी बात यह है कि मेरे देश में शाहरुख, सलमान, आमिर, सलीम खान, जावेद अख्तर, इन सब को इस देश ने अपने सर पे बिठाया, सुपरस्टार बनाया। मुसलमान को लेकर अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई सोच होती तो ये सुपरस्टार नहीं बनते। और एक हिंदू होते हुए भी तमाम एक्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सुपरस्टार नहीं बन सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिम में क्यों पढ़ रहे हैं मुनव्वर राणा जी? सबने आपको स्टार बनाया, सबने आपको शायर बनाया, लेकिन आप मानते नहीं। प्रेम जी ने कहा कि आपको मुसलमानों की फीलिंग समझनी पड़ेगी। अरे कैसी फीलिंग है जो जाती ही नहीं? ये तो ऐसी हो गई जैसे योगी आदित्यनाथ जी के समय में आजकल उत्तर प्रदेश में लाइट जाती ही नहीं, बिजली जाती नहीं। कैसे भेजे इस फीलिंग को? बताइए ना। बैठ के एक शायर जिसको इतना बड़ा शायर इस देश ने बना दिया, वो भी कहते हैं कि हमें डर लग रहा है। अब इसके अलावा इसकी और एक चीज की अगर हम बात करें कि जो इन्होंने कहा, मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, अगर वो भी ये कह सकते हैं और इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी, तो माफ कीजिए कहीं ना कहीं तो उनमें खोट है। वरना फैन तो उनका पूरा हिंदुस्तान ही रहा है, लेकिन जब से वो अपने आप को डेरोगेट करते आ रहे हैं तो फिर तो सुनना पड़ेगा जी उनको। और सुनिए, किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म इस देश के लिए आतंकवाद नहीं बन सकता। आप इंटेलेक्चुअल हैं तो इसका मतलब यह नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप हिंदुस्तान और हिंदुओं को गाली देंगे। राइट सर, थैंक यू। द डिबेट इज ओपन। प्रेम कुमार जी ने हाथ उठाया था पहले। प्रेम कुमार जी, द राउंड द डिबेट इज ओपन, वन बाय वन। जी मैं आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी ने। जी, मैं शिवम त्यागी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मुनव्वर राणा जी को हिंदुस्तानियों ने मुनव्वर राणा बनाया। और ये हमारा आगे बात खत्म हो जाती है। फिर आप सुनिए, बात खत्म नहीं होती है, लेकिन ये जो भाई, अगर उनको शायर बनाने में हिंदू ने भी उतने ही टिकट खरीदे हैं जितने मुस्लिम ने खरीदे हैं, तो फिर बात कहां रह गई? हम तो प्यार करते थे उनको। इस देश का 80% हिंदू तो उनको मोहब्बत करता था। मां की कविता सुन के मैं भी रो देता था, लेकिन अब कैसे रो दूं मैं जब वो तालिबान का बात कर रहे हैं? इस देश में बोलिए 2014 के बाद से 2014 में गौ रक्षक के नाम पर 3 ये लिंचिंग की घटना हुई। 2015 में 4 गुना ज्यादा 12, 2016 में 24, 2017 में 37, 2018 में 9 और 5 साल में 85 मॉब लिंचिंग की घटना हुई। ज्यादातर मुसलमानों के साथ हुई और उसमें 34 लोग मारे गए। अब मैं इतना कह दूं प्रेम जी, यही तो आपका मानसिक दिवालियापन है। आप मेरे बड़े हैं और मैं सम्मान से कहना चाहता हूं, 89 में 5 लाख हिंदुओं को, पंडितों को निकाल के मार दिया। वो मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं दी आपको? 1984 में सिख भाइयों के गले काट दिए गए, उनके केस पकड़कर दिल्ली में खींचा गया, वो लिंचिंग दिखाई नहीं दी आपको? ये 10 और 15 हिंदू मुसलमान में बात है। और शहजाद भाई ने नाम बताया करेंगे, वो नाम रिपीट करना नहीं चाहता। क्या वो लिंचिंग नहीं है? क्या वो लिंचिंग नहीं है? क्या वो लिंचिंग नहीं है? क्या वो लिंचिंग किसी की भी हो गलत, श्री राम पूरे देश में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर किसी की भी निमाम लेकिन जेनोसाइड करने वाले भी आप ही लोग थे। वन बाय वन। किसी का विचार है, अच्छा है तो उसको सराहा जा सकता है। इस पे किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। किसी का कोई विचार है या कोई विचार से मेरा मतलब है कविता या कृति या कोई शेर अच्छा है, जैसा कि त्यागी करें कि माँ का जो शेर है उनका बहुत लाजवाब शेर है, वो नज्म जो है बहुत लाजवाब है, इस पे कोई बात। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि मुसलमान होना खतरनाक हो गया है। और दूसरी बात त्यागी, एक बात बताएं, लोगों का कंट्रीब्यूशन है
कंट्रीब्यूशन से लोग उसको परखते हैं, उसको प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं। ये बात भी है, इसको भी इंकार नहीं करना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए। शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, मैंने तो प्रतीक जी 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रतीक जी, मैं तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं कहता हूं ये पूरा देश उनको प्यार करता था, लेकिन जब वो इस तरह की बातें और जहर घुलेंगे ना, जो इन्होंने कहा कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जब उस स्तर से समाज में जहर घुलेगा तो फिर तो मुझ जैसा व्यक्ति और शहजाद भाई जैसे लोग सभी बोलेंगे, और क्यों ना बोले, ये सबका देश है, सबको बोलने का अधिकार है। ओवर टू यू शहजाद भाई। जी जी शहजाद जी। देखिए प्रतीक जी, मुझे भी उनकी माँ की कविता बहुत पसंद थी, पर फिर पता चला कि वो माँ की कविता का भी स्रोत कुछ और था। आप आलोक जी से कभी बात कर लेना, आपके अच्छा संपर्क मालूम होते हैं आलोक जी से, तो उनसे पूछ लेना माँ की कविता कहाँ से आई। परंतु सवाल उनकी कविताओं पर नहीं, ये सवाल उनकी सोच पर है कि उनकी सोच कहाँ से आई। वो सोच वहीं से आई जहां पे देखिए एक पैनलिस्ट बैठे जिन्होंने मुझे सामाजिक कीड़ा कहा, मुझे लगता है मसूद हाशमी, उन्होंने मुझे सामाजिक कीड़ा कहा। क्यों? अतीकुर रहमान जी ने कहा, अतीकुर रहमान जी ने कहा, अतीकुर रहमान ने जी, नहीं सामाजिक कीड़ा मुझे लगता है मसूद अजहर ने कहा। मसूद अजहर बैठे हैं, सामाजिक कीड़ा उन्होंने ही कहा, पर बहरहाल उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, सोच जो है ना, वो सोच जो पनपती है ना, वो सोच इस तरीके की है कि अगर मैं हिंदुओं की बात करूं, हिंदू समाज पर अगर लिंचिंग होती है और उसकी बात कश्मीरी पंडितों की हम पूछते हैं उनसे कि उनको तब डर नहीं लगा जब मुंबई में दंगे हुए, जब अहमदाबाद में 90 में दंगे हुए, जब नेल्ली में दंगे हुए, जब हाशिमपुरा मलियाना में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे हुए, तब उनको उत्तर प्रदेश और मुसलमानों पर कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो इसलिए महसूस नहीं हुआ क्योंकि तब उनको लगा कि सत्ता से जो मुझे इनाम पाना है तो उसके लिए अब मैं कैसे उनके ऊपर बोलूं। अगर वो उस समय पर भी बोलते और आज भी बोलते तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। पर उनकी चयनात्मक सेकुलरिज्म, एक आंख वाली उदारवादी सोच जो है ना, वो दरअसल उस पर सवाल आज बिल्कुल पूछे जाएं, बिल्कुल पूछे जाएं प्रेम कुमार जी, बिल्कुल पूछे जाएं। मैं कह रहा हूं पूछे जाएं सवाल, ये बताते हैं। प्रेम कुमार जी, पहले तो मैं कहूंगा कि अपनी ऑडियो ठीक कर लीजिए। या कोई मंत्री पद तो बोलेंगे कि इससे बड़ा अच्छा कोई माहौल नहीं है। शहजाद उनके बारे में कहना, मुझे लगता है इस पर डिबेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये सोच जो है ना, सोच असलियत में वोट बैंक की और तुष्टिकरण की सोच है। मैंने सुना उनके बेटे को चुनाव भी लड़ना है कहीं पर, तो इसीलिए उन्होंने ये हमला भी अपने आप पर करवाया था। अब शहजाद, मैं डिबेट को बढ़ा रहा था आगे, लेकिन प्रेम कुमार जी अपने ऑडियो जो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर रही थी, मैं इसलिए कहा। जी अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कुछ। जी अतीकुर रहमान जी। प्रतीक जी, सवाल इतना ही है, देखिए, और शहजाद भी इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि, और मैं ये सवाल कर रहा हूं कि ये आग कब बुझेगी। अगर आप एक मुनव्वर राना को ही जीरो इन करेंगे तो मैं कैसे इस बात को मान लूं, मैं कपिल मिश्रा के बयानों को भूल जाऊं, मैं इंदौर की चूड़ी वाले को भूल जाऊं, मैं मुसलमानों की लिंचिंग को भूल जाऊं। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा प्रतीक भाई कि एक जवाब देने के लिए मुझे एक और अजदा पैदा करना पड़े, एक और सांप का जहर अपनी लेबोरेटरी में तैयार करना पड़े। ये आग कब बुझेगी? ये जहरीली जबान हम बोलना कब बंद करेंगे? एक मिनट अतीकुर रहमान जी, आपने कहा भारतीय तौर पे अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी माफी के साथ, अतीकुर रहमान जी माफी के साथ, कपिल मिश्रा है जी, क्या वहां के मुसलमान कपिल मिश्रा से भाग रहे प्लेन पर लटक कर? अब देखिए, ये अफगानिस्तान पहुंच गए, क्या ये तुम्हारे डर से ये पाकिस्तान और तालिबान इनके डर से कब बात नहीं, मैं अतीकुर रहमान जी भाई, ऑडियो डाउन। अतीकुर रहमान जी, आपने एक बात कही, एक सेंटेंस बोला कि पैदा करना पड़े, कि लैब में एक पैदा करने, मतलब वो बात क्लियर करिए, वो बात समझ में नहीं आई। जी अतीकुर रहमान जी, बुरहान वानी और अफजल गुरु को अपना आइकॉन मानते हो आप? और एक मिनट शहजाद पूनावाला बोलेंगे हम आपको अफगानिस्तान के बारे में बिल्कुल याद दिलाएंगे। शहजाद पूनावाला, राइट। अतीकुर रहमान जी, वो बात क्लियर करिए आप जो आपने बोली। यस जी, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो अपने आप को फ्रिंज एलिमेंट से मेन स्ट्रीम बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम एक ओपन प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं कि एक कपिल मिश्रा के लिए एक मुनव्वर राना होना चाहिए, या एक कड़वी बात करने के लिए दूसरा कड़वी बात करने वाला होना चाहिए।
मैं चाहता हूं ये आग बुझाने की बात कौन करेगा प्रतीक भाई? अगर बिल्कुल। मीडिया भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो इस चीज को आग लगाने में, इस पे घी डालने का काम कर रहे हैं। हम कौन से ऐसे नागरिक पैदा करेंगे उस लेबोरेटरी के अंदर जो ये आग बुझाएंगे? मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने संविधान के साथ में एक सुरक्षा का माहौल चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रुकिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं भी कहना चाहता हूं, मैं भी कहना चाहता हूं, डिबेट का हिस्सा हूं और मुझे भी बोलने का अख्तियार है। और जो बात आपने कही अतीकुर रहमान जी, बिल्कुल उस बात को मैं बड़ी संजीदगी के साथ और बहुत गंभीरता से लेते हुए, ये बात सच है, मैंने हर बार कहा है डिबेट में और इस बार भी कह रहा हूं कि अगर आप मलहम नहीं लगा सकते तो घाव में नमक मत डालिए, कम से कम ये मत, बराए मेहरबानी ये काम मत करिए। और इसमें अगर आपने मीडिया की तरफ इशारा किया है तो बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ इस सवाल को लेना चाहिए सबको कि हम सोसाइटी में बार बार रोज जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हमको इसमें मलहम लगाने का काम करना चाहिए। लेकिन ये बयान जब आता है, जब ये बयान आता है कि यहां मुसलमान होना खतरनाक है, मैं कहना चाहता हूं किसी ने तो रोका ही था ना कि मत जाइए, ये मुल्क आपका है, आपके वालिदों का यहां पे खून गिरा है। कौन था वो? किसी ने तो रोका था, तभी आप रुके थे ना, हम सब लोगों ने रोका था और आप रुके और बराबर से शरीक रहे। लेकिन इन 70 सालों में क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, इस सवाल को टटोलना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से आज ये मुनव्वर राना जैसे शख्स ये कह रहे हैं कि यहां मुसलमान होना खतरनाक है। ये सवाल बहुत गंभीर है। जी मसूद हाशमी। प्रतीक जी, मुनव्वर राना ने पूरी बुकलेट लिखी है मुहाजिरनामा के नाम से। जी, मुहाजिरनामा, और उन्होंने पाकिस्तान के उन मुसलमानों को संबोधित किया है जो यहां से हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। मुनव्वर राना ने उन पर तंज किया है, उन पर लानत भेजी है कि तुम हिंदुस्तान को छोड़ के चले आ गए, हिंदुस्तान के ये मलियाबाद के वही शख्स कह रहा है यहां मुसलमान होना खतरनाक है। चले आ गए उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए। रिस्पॉन्ड प्लीज। जी ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल जी शिवम त्यागी जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं एक चीज, तो किसी को भी अगर इस देश की मीडिया पर शक है तो 22-24 साल मेहनत करके आइए, उसके बाद कंटेंट डिसाइड करने का अधिकार आपको भी मिल जाएगा। अतीकुर रहमान, आप भी कैमरे पर बैठकर इसी तरीके से फैलाते हैं, 10 लोगों की आपके बारे में भी यही राय हो सकती है, तो जजमेंट पर जंप ना करें, एक बात। दूसरी बात, कहीं पर देश में लिंचिंग हुई है, इससे उन्होंने मुनव्वर राणा को मिला दिया। अरे भैया, पहले तय कर लीजिए कि वो इंटेलेक्चुअल है, महान है, भगवान है, या फिर आप उनका स्तर जो है लिंचिंग करने वालों से मिलाकर देख रहे हो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। इसके अलावा अभी मुझसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने किताबें लिखी, दुख है, दर्द है, ये सब मानते हैं हम। भाई कब नहीं माना इस देश ने, लेकिन अब कैसे मान ले, एक चीज तो बताइए। और इस देश में कपिल मिश्रा ने कभी भी तालिबान, देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों का धर्म के नाम पर समर्थन नहीं किया। देश में रहते हैं, देश की बात करते हैं। शिवम, तालिबान के डर से कब बाहर निकलोगे? कहोगे तालिबान का डर तुम्हारे जहनों पर इतना छा गया, पाकिस्तान और तालिबान के डर से बाहर निकलो। हम तालिबानियों से थोड़ी ना डरते हैं, हम कौन सा उनको सलामतें भेज रहे हैं, मोहब्बतें भेज रहे हैं। अरे वो डर ही तो है तुम्हारे लाशऊर के अंदर, डर बैठ गया तालिबान का। हम डरेंगे? हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं, तुम पहले हमारे सीने होंगे, हमारी छातियां होंगी तालिबान के सामने, और तुम्हें हम बचाएंगे तालिबान से। तालिबान से मत डरो, तालिबान की जरूरत लगा रखी है, आप भी नहीं डरते, मैं तो आपको भी कह रहा हूं। पाकिस्तान से डरेंगे हम, उस उनसे डरेंगे और आप डराएंगे हमें। पहले आगे हमारे सीने होंगे, तालिबानियों के लिए बैटिंग करना शुरू कर दिया मसूद हाशमी ने बैठकर। अब फिर अगर इनको कोई देशद्रोही कहे तो इनको बुरा लग जाता है। और तालिबानियों के लिए बैटिंग करना नहीं डरना चाहिए तालिबानियों से। तुम्हें बचाने के लिए हमारे सीने आगे होंगे भाई, बिल्कुल तालिबान से इतना मत डरो, तालिबान की बात मत करो बार बार, सीना नहीं, बार-बार तालिबान की बात मत करो। आपका सीने की आवश्यकता नहीं, हम दोनों ही भाई हैं, लेकिन तालिबान से डराओ मत मुझे, तालिबान से मुझे मत डराओ, मैं नहीं डरता भाई, बिल्कुल नहीं डरता। रोज बैठकर मेरे भाई जितना बेहतरीन तरीके से क्रिटिसाइज हो सकता है, हम क्यों तालिबान से, हम क्यों डरेंगे भाई? हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे, बिल्कुल नहीं डर रहे, कह तो रहा हूं आपके सामने। अब क्या लिख के चिट्ठी भेज दूं कबूतर के हवाले पे? नहीं डर रहा। आप अगर डराना चाह रहे हैं तो भी नहीं डर रहा, मुनव्वर राणा भी अगर डराना चाह रहे हैं तो भी नहीं डर रहा, और सब मिलकर भी डराना चाह रहे हैं तो भी नहीं डर रहा, कोई नहीं डर रहा उनसे। अरे वो है क्या जो उनसे कुछ डरेंगे हम?
सवाल डर का नहीं है। मुनव्वर राणा की एक काम कीजिए, मैं पीसीआर सवाल डर का नहीं है, सवाल डर का नहीं है। नहीं, सवाल डर का नहीं है। स्पीच चला दीजिए। सवाल डर का नहीं है। नहीं, मैं रोक रहा हूं। सवाल डर का नहीं है। सवाल यह है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, इसका है। और ये मुल्क बराबर है, मैंने बराबर कहा, सबका, इसमें कहीं कोई शक नहीं। किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं या सर्टिफिकेट लेके आने की जरूरत नहीं। अगर कपिल मिश्रा का बयान गलत है तो एंकर को कहना पड़ेगा कि एंकर वो गलत है, वो गलत है। और अगर वो नहीं बोलता है तो ये समझ लीजिए कि वो फिर पत्रकारिता के साथ न्याय भी नहीं करता। अगर आप कहते हैं वो गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है। लेकिन हां, ये बात भी सच है कि यहां इस मुल्क में यह आजादी है कि हर आदमी सुकून के साथ रह सके। जब वो कहते हैं मसूद हाशमी कि उनका बयान गलत है, मुसलमान यहां पे डरा नहीं है या ना कोई खौफ ज़दा है ना खतरनाक है, तो मसूद हाशमी की इस बात का यहां पर स्वागत किया जाना चाहिए। शिवम त्यागी जी, शिवम। नहीं प्रतीक जी, लेकिन नहीं, लेकिन कपिल मिश्रा जी का गलत कैसे? इस देश में देश को गाली देने वाले तो आए दिन सुबह से शाम तक 370 बयान है। सब गलत है। वो जो गाली दे रहे हैं, मुल्क को गाली देगा कोई मुल्क को गाली देगा? कोई मुल्क से ज्यादा बड़ा हो गया? कोई मुल्क से ज्यादा बड़ा हो गया? ये कोई मुल्क से ज्यादा बड़ा हो जाएगा? ऐसा है तो ये सही है। उसने उसको मारा तो हमने इसको मारा, देश के उसने गद्दारों इसको को मारा मैं तो कहता हमने हूं, इसको सुनिए, मारा, यही कहता अपने रहोगे। आप को गद्दार कौन मानता है ये तय कर लीजिए। मैं कहता हूं देश के गद्दारों को तो वैसे ही डील करना चाहिए। अब मैं तो नहीं मानता अपने आप को गद्दार। कोई मेरे घर के सामने खड़े होकर कहने लगे देश के गद्दारों को गोली मारो, जो भी है, तो मैं तो गद्दार नहीं हूं, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा। लेकिन किसी के मन में खोट है, उनको क्यों बुरा लग रहा है? डिप्लोमेटिक बात मत करो, डिप्लोमेटिक बात मत करो शिवम। बिल्कुल ये तुम भी जानते हो, तुम्हारा हाईकमान भी जानता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले, जाने से पहले एक छोटी सी बात ये कि अगर कोई गद्दार है और गद्दार का मतलब होता है ट्रेटर, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उसको सजा देना चाहिए, और उसकी सजा वही है फांसी, इसके अलावा कोई सजा नहीं। अगर कोई ट्रेटर है तो बार बार नारे लगाने से ना तो कोई देशभक्त हो जाएगा और ना ही कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी को मिल जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ेंगे और सवाल यह था कि मुनव्वर राणा जो शायर हैं, बड़े शायर हैं, उनके बेटे को गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जमानत, दोनों ही। अब सवाल यह था कि जमानत कुछ देर बाद हो गई, लेकिन उससे पहले सब्र का जो इम्तहान होता है वो क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बिलीव क्यों नहीं किया? इस देश में कानून है, कोर्ट है, सत्ता है, सब है, कोर्ट की सत्ता है। तो आखिर ऐसा कौन सी बात थी जो उन्होंने ये कह दिया? मैं आपसे, प्रेम कुमार जी, आपने लगाया था इल्जाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे कौन सी जल्दबाजी थी, हड़बड़ाहट थी? शायर का मतलब यह होता है कि बहुत सारी चीजों को हम बहुत ऊपर से, ऊंचाई से देखते हैं, और जो गलत है वो गलत है। अगर आप हमला करवाते हैं अपने ऊपर और वो गलत है, नाजायज है, गलत है, और उसकी तहकीकात है, तो ऐसा कौन सी बात है कि आपने तुरंत यह कह दिया? और कितना असर हुआ होगा मुसलमानों पे? आपने कह दिया यहां मुसलमान जो है खतरे में। ये गलत बात है जी। प्रेम कुमार जी। मुनव्वर राणा जी शायर हैं और उन्होंने एक दिन की और व्यक्तिगत घटना पर यह टिप्पणी की है, ये मानना ही हमारी गलती है। उन्होंने अतीत में लगातार जो पिछले कुछ सालों में घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद जो मुसलमानों के फीलिंग है उसको व्यक्त किया है। मैंने पहले भी कहा कि एक बार फिर सरकार को ये इस पर विचार करना चाहिए कि मुसलमानों में ये खौफ खत्म करे। जब मुसलमान अगर अल्पसंख्यक अगर खतरे में है, खौफ में है, तो ये बहुसंख्यक का जिम्मा होता है कि वो उसको साथ में रखे। और यही इसी विश्वास के साथ शहजाद पूनावाला, वेरी शॉर्ट आंसर लूंगा मैं, कि खतरे में है और अगर उसके दिमाग में है तो ये बहुसंख्यक की जिम्मेदारी है कि वो उसके दिमाग से वो खौफ खत्म करे। शहजाद पूनावाला, मैं जानना चाहता हूं, आप भी हैं खौफजदा क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता, हाँ, नहीं, मैं खौफजदा नहीं हूं। हाँ, पर आतंकवादी और भ्रष्टाचारी खौफजदा है, और सेकुलरिज्म की कबर ढोने का काम केवल
एक समुदाय पर नहीं है। हम सब इक्वल नागरिक है, तो हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर मैं प्रतीक जी आपको विश्लेषण करके बताता हूं डर का माहौल क्यों है। यू विल गेट माय पॉइंट। आप समझिए, अफजल गुरु को फांसी होती है तो डर का माहौल हो जाता है, याकूब को फांसी होती है तो डर का माहौल हो जाता है। आपको याद होगा बुरहान वानी को मार दिया तो डर का माहौल पसर जाता है। राम मंदिर का फैसला आ गया तो बहुत ज्यादा डर का माहौल हो जाता है। 3 तलाक का कानून बन जाता है तो और भी डर का माहौल बन जाता है। तो यू गेट माय पॉइंट कि डर का माहौल क्यों बनता है। ये डर का माहौल नहीं है, ये तुष्टीकरण की राजनीति उन घटनाओं को किसी मुसलमान ने समर्थन दिया हो, इससे तुष्टीकरण की राजनीति एक मिसाल पहले आप दोगे, आगे बढ़ोगे। डर का माहौल है। आपके इल्जाम लगाने से, आपके चेंचे करने से बात कुछ नहीं होती। एक मिसाल दीजिए आप, एक सेकंड, ये मसूद अजहर जो है, मसूद अजहर जो है, ये मसूद अजहर जी जो है, मसूद अजहर जी जो बोल रहे हैं यहाँ पे, या बात की हो। देखिए प्रतीक जी, मसूद अजहर जी फिर से बोल पड़े। मैं मसूद अजहर जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। फ्रांस के हत्यारों का समर्थन, आतंकवादी हत्यारों का समर्थन इस व्यक्ति ने किया था, मुनव्वर राणा ने, और कमलेश तिवारी को भी मारा गया किस तरीके से कुछ लोगों ने, आतंकवादियों ने। क्या नहीं, एक सेकंड, मेरा सीधा सवाल है प्रतीक जी, क्या मसूद अजहर जी यहाँ पर फ्रांस के हत्यारों को, जिन्होंने हत्या की थी, जिन्होंने एक कैरिकेचर बनाने के लिए हत्या की थी, क्या उनका खंडन करेंगे? आपने कमलेश तिवारी के हत्यारों का खंडन करेंगे? हिंदुस्तान के कानून ने क्या किया? प्रतीक जी, मेरा सवाल सुना आपने, दर्शकों ने भी सवाल सुना होगा। तो हिंदुस्तान की हुकूमत, जी देखिए, ओवरलैप आपके शो में हो, नहीं मसूद, वन बाय वन आपके शो में ओवरलैप हो अच्छा नहीं लगता। वन बाय वन, मैं वन बाय वन, एक सिंपल सवाल है, मैं सिंपल सवाल 10 सेकंड में खत्म करता हूं। फ्रांस के जो हत्यारे आतंकवादी, जिन्होंने एक आदमी को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने एक तस्वीर बनाई, उसका समर्थन किया, उन्होंने कहा सही किया, क्या मसूद हाशमी की भी यही सोच है? क्या वो समर्थन करते, क्या वो इसका खंडन करेंगे? मसूद हाशमी सर, जो कोई हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, जो कोई भी हमारे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करेगा, उसका सिर्फ फ्रांस में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में जो हशर किया जाएगा वो हम तुम्हें दिखाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, देख लिया, ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कहा थी हिंदुस्तान खुलेआम हिंसा की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का कानून, ये सोच कहा थी हिंदुस्तान की तालिबानी सोच, अगर मुनव्वर राना ने कोई जुर्म किया था, उसको यहाँ पर बयान करने से क्या मतलब बनता है? आप इसका समर्थन तालिबान से मत डरो इतना शहजाद का किसी भी रूप में महात्मा गांधी ने शहजाद, तालिबान से इतना मत डरो। हमारे देश के तालिबान तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज के रेफरेंस से बात जोड़ता हूं, मैं आज के रेफरेंस से बात जोड़ता हूं, और बात वही है प्रेम कुमार जी और अतीकुर रहमान जी। बात दरअसल ये है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा कोर्ट देगी और उसकी तहकीकात होगी। उससे पहले ये कह देना कि यहां पे तो हिंदुओं को खतरा है, यहां पे तो मुसलमानों को खतरा है। इस मुल्क में कलाम साहब भी हुए हैं, राष्ट्रपति हुए, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं, कलाम साहब को हजारों लाखों हिंदुओं से ज्यादा बेपनाह मोहब्बत मिली, इतनी बेपनाह मोहब्बत कि शायद किसी को रश्क हो जाए। अगर वो राष्ट्रपति ना भी होते तो भी उतनी ही मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। तो ये सवाल ये कह देना कि यहां मुसलमान जो है खतरा है, वो खतरनाक है, तो ये अपने आप में जायज बात नहीं है जो ये कही गई। जी त्रिवेदी जी, मैं कहना चाहता हूं कि क्यों खतरे में महसूस कर रहे हैं। देखिए, आज तक हिंदुस्तान में मुसलमान इस स्थिति में ऐसी फीलिंग के साथ नहीं थे, आज है, तो इसका कारण समझिए। आप देख रहे हैं कि यूएपीए के मामले 2000 से ज्यादा लंबित है, 98% पर कोई काम नहीं। सबसे ज्यादा लगा है यूएपीए, पंजाब में सबसे ज्यादा है, पंजाब में सबसे ज्यादा लगा है। प्रेम जी अपनी ऑडियो ठीक कर लीजिए। प्रेम जी ऑडियो ठीक, अपना वायर ऑडियो को ठीक करिए। आज एडिशन के मामले में फटकार जी, ऑडियो वायर का ऑडियो ठीक करिए। प्रेम जी, आर से पहले में यूएपीए के मामले पंजाब में सबसे ज्यादा लगे हैं। प्रेम जी अपना ऑडियो ठीक करिए। जी बोलिए, जी बोलिए, जी बोलिए प्रेम जी। जी मैं कह रहा हूं कि जो यूएपीए के मामले हैं हिंदुस्तान में 98% लंबित है, और उत्तर प्रदेश में आप देखिए मुसलमानों को, दलितों को, ये लोग या फिर पॉलिटिकल जो विक्टिमाइज है,
जो कि कम्युनिस्ट बोल के, वामपंथी बोल करके उनको ये यूएपीए में डाला गया है, राजनीतिक विरोधी। इसलिए मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि जब उपद्रव हुआ, उपद्रव के नाम पर मुसलमानों से संपत्ति वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश में चस्पा कर दिए गए, होर्डिंग डाल दिए गए। क्या उससे पहले या उसके बाद क्या इस देश में हुए? मुझे बताया जाए, मुझे कोई उदाहरण बताया जाए जो उत्तर प्रदेश में मैं प्रेम जी उदाहरण बताया जाए, कोई उदाहरण बताया जाए उत्तर प्रदेश में दंगे का जो हुआ हो, बड़ा दंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सीएए के जो उपद्रव हुए, जो कि 1000 से ज्यादा आज लोगों वही सीएए के लिए कह रहे हैं आप, प्रेम जी, आज वही सीएए के लिए कह रहे हैं आप कि ये अच्छा है, कम से कम इसमें मुसलमानों को भी जोड़ आज दिया जाए। मनजिंदर सिंह जी उसी को लेकर कह रहे हैं कि 2021 तक कट ऑफ डेट कर दीजिए भाई। उसके लिए आपने सालों इस देश की सड़कें बंद रखी, आज उसी सीएए के फेवर में आप चिल्ला रहे हैं। आज पूरा देश मान रहा है कि सीएए सही था और उसी की वजह से 1 साल तक शाहीन बाग बंद करके रखा आपने। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रतीक जी मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं। इनका कहना है कि देश में माइनॉरिटीज को बड़ा दर्द है, बहुत डर का माहौल है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्रिश्चियन यहां पर 2.78% है, सिख यहां पर 2.08% है, बुद्धिस्ट यहां पर 0.84% है, जैन यहां पर 0.74% है। उनको कभी डर नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा उनको। वो आराम से इस देश में रह रहे हैं, सुकून से है। किसी एक के सामने कैमरा ले जाइए और कहिए कि भैया आप माइनॉरिटी होने के नाते मसूद भाई आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये 22% वाले डर रहे हैं। डर उन 22% को नहीं है। लेकिन माफ कीजिए, अगर कोई देश के खिलाफ और कोई आतंकवाद की घटना का आप अपने धर्म से जोड़कर वर्णन करते हो तो माफ कीजिए, फिर तो आपको डरना ही पड़ेगा। और एक और चीज, जैसा कि बीच में अभी बात आ गई थी, वही मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तनसर से जुदा, तनसर से जुदा। शहजाद भाई, आप एक अच्छे इंसान हैं, सामने जो बैठे हैं वो कैमरे पर कह रहे हैं। ये कहावत तो मैं आज तक सोचता था कि कहीं आतंकवादियों के इधर चलती होगी, तालिबान वगैरह में टीवी पर बैठकर चैलेंज दे रहे, कह रहे गला काट देंगे हम आपका कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई फैसला नहीं, गला नहीं काटेंगे, कोई उससे सुनवाई भी नहीं, बुरा हाल फैसला करेंगे। on the गला spot, काटना तो गर्दन बहुत अलग। आसान काम है। मैंने कहा इंटरप्रिटेशन करी है। मसूद हाशमी, मैं तो इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं रहा जी। मैं तो सामने जो ये उन्होंने तो बोला हिंसा वही भड़का रहे हैं। तमाम मजहबों का एहतराम करते हैं। मसूद हाशमी, तमाम मजहबों के जो बानी है उनका वन बाय वन, एहतराम करते हैं। मसूद हाशमी, मसूद हाशमी, शिवम, बात सुनो, आवाज हल्की करो अपनी। पूरी दुनिया मसूद हाशमी, में हम तमाम मजहबों का और तमाम मजहबों के जो गुरु हैं उनका आदर करते हैं। आपको किसी कार्टून से अगर परेशानी है तो उसके लिए उस देश में अदालत है। ये दुनिया तालिबान नहीं है। गला नहीं काटोगे आप, गला नहीं काटोगे आप। अगर कोई किसी से गलती होती है जाइए एफआईआर कराइए। यहाँ कमलेश तिवारी की हत्या जायज मानते हैं प्रतीक जी? काट देंगे, राइट मानेंगे ही। शिवम, क्या कमलेश तिवारी की हत्या जायज थी? नहीं जानता ये देश। राइट, क्या कमलेश तिवारी की हत्या जायज थी? मसूद हाशमी, ये सवाल पूछते हैं कमलेश इनसे। तिवारी की हत्या किसने की ये भी तुम जानते हो? कमलेश तिवारी की हत्या जिसने की वो भी तुम जानते हो। आतंकवादियों ने की। अभी आतंकवादियों मैं ने सवाल की। आगे रखता हूं। मैं जब सवाल आतंकवादियों ने की। डिबेट क्या जायज है वो? अरे मेरी बात डिबेट सुनो। डिरेल हो रही है, हम डिबेट डिरेल नहीं होनी चाहिए, डिबेट डिरेल नहीं होनी चाहिए। सुनिए मसूद हाशमी, और मैं सबको सारे पैनल पे एक बात कहता हूं बहुत साफ गोई के साथ। अतीकुर रहमान जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी और वो बात ये कही थी कि कैसे ये आग बुझे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें तमाम वो टेलीविजन और तमाम जर्नलिस्ट इसके दायरे में आते हैं। सबको सोचना है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब सवाल ये है कि उन्होंने एक बात और कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि अगर ये एमपी का बेटे ने जब घटना करी आयुष ने, तो उनका बिल्कुल ऐसा ही थी घटना, लेकिन उसमें उनको कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद का मिल गया। तो ये दो मापदंड हैं। ये दो मापदंड क्यों हैं? ऑफ कोर्स ये उनका बयान है, ये उनका बयान है मुनव्वर राणा जी का कि यहां पे दो कानून हैं, दो पढ़ले हैं। जी जी शहजाद जी, इस केस में एक सेकेंड इस केस में आपको पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस ने इनके लिए भी अरेस्ट वारंट और एफआईआर निकाला था। उनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिली, तो उसमें यूपी पुलिस की क्या गलती है? वो गए हाईकोर्ट और उन्होंने अपने अरेस्ट पे स्टे करवाया
आपको ये पता होना चाहिए। आपको मैं न्यूज आर्टिकल भी भेज यानी कि सकता हूँ कि बताना इनको चाह फिर रहा हूं कहा कि गया कोर्ट हाईकोर्ट भी के गवाह द्वारा है। यूपी पुलिस को कि इनको केवल नोटिस जारी करके आप पूछताछ करोगे। तो ये हाईकोर्ट से आप हाईकोर्ट पे सवाल उठाने वाले भी लोग कुछ यहाँ पर मौजूद है, पर मेरा मूल यानी कि सवाल शहजाद यही कहना है ये चाह कि रहा है आपने कि कहा कोर्ट भी आग बिका की हुआ है। चिंगारी कैसे बुझेगी? वो चिंगारी तब बुझेगी जब ये मानव बम की तरह काम करना बंद करेंगे। ये मानव बम की तरह काम करते हैं ना, हेट्रेड अतीकुर रहमान। फैलाने का मानव बम जब बंद होगा अतीकुर तो आग रहमान, की चिंगारी अतीकुर बुझ रहमान, जाएगी। अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान जी जी जी। देखिए प्रतीक भाई, मानव बम कौन बना हुआ है, कौन बम फोड़ रहा है, बेशक उसको सजा दीजिए ना। मेरा प्रतीक भाई इतना ही कहना है कि जितना भी अफगानिस्तान में देखते मैंने हैं। अभी तक गैदर कर पाया हूं अपनी हमारी बातचीत से, बहस से, जी जनाब। कि आखिर हम सरकारों को क्यों चुनते हैं? हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये बहस होना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये बहस होना चाहिए। एनसीपीआर का डेटा तो मैंने नहीं बनाया। जब पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछे जाते हैं कि हेट क्राइम कितने बढ़ गए हैं, मैंने तो नहीं बनाया उसका डेटा। जब पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया कि लव जिहाद कितने हो रहे हैं, तो पार्लियामेंट में कहा गया कि लव जिहाद का कोई डेटा उनके पास नहीं है। गवर्नमेंट की बुक्स के अंदर लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये मैंने तो नहीं बनाया। शहजाद कह रहे हैं कि बम फोड़ने वाले जब तक जिंदा हैं ये आग नहीं बुझेगी। ये बम फोड़ने वालों को आखिर जीरो इन करने का इख्तियार किसने दिया? पब्लिक को, कि पब्लिक चूड़ी वाले को मार रहे हैं ये तय करके पुलिस मर चुकी है। पुलिस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, गौ सेवा के नाम के ऊपर जो हत्याएं हुई, पुलिस नहीं थी उन मोहल्लों में, उन इलाकों के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन नाकामयाब हो गया था। अरे अदालत मौजूद है शहजाद साहब, बोले दीजिए, बोले अभी दीजिए, मैं दे रहा हूं, लेजिस्लेटिव मैं दे रहा असेंबली हूं। हमारी जिंदा प्रतीक है, जी। संविधान जिंदा 10 है, सेकंड। आप उनको काम करने दीजिए ना। राइट प्रतीक राइट सर, जी, फुटपाथ ठीक है, पे तो अब कानून इनकी तय बात नहीं आई, होगा। मुझे एक जी 10 सेकंड दे दीजिए। जी बिल्कुल शहजाद पूनावाला। हाँ नहीं, जी। बिल्कुल बात सही है। प्रतीक जी, आपको याद है गाजियाबाद लोनी की वो घटना, 72 साल के आदमी के साथ आपराधिक घटना को सांप्रदायिक घटना किसने बनाया? जय श्री राम का एंगल उसमें घुसेड़ कर। ये कौन कर रहा था? ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही थी, या ये समाजवादी पार्टी का उमेद पहलवान और इनकी पूरी इकोसिस्टम मिलके जय श्री राम और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और पूरा इसको सांप्रदायिक एंगल देने के लिए कौन ओवर टाइम मानव बम का काम कर रहा था? मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जब हिंसा की घटनाएं होती है और जिसमें आपको दिखता है कि एक इस्लामिस्ट बिगेटरी है, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, आप कभी निकलते हैं अवार्ड वापसी करने के लिए? कभी आप प्रोटेस्ट रखते हैं कि लिंचिंग कैसे हो गई इतने सारे हिंदुओं की? कभी आपने आवाज उठाई? कभी ये मसूद अजहर ने आवाज उठाई कमलेश तिवारी को मारा गया उसके लिए? कभी उन्होंने कही बात रिंकू शर्मा के लिए? उनके घर के पास में ही रहते हैं। कभी उन्होंने अंकित शर्मा के बारे में बात की जिसको 400 बार चाकू से गोंद दिया गया? नहीं करेंगे। और ये केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की घटना को इस्तेमाल करके उसको सांप्रदायिक तड़का देकर अपनी वोट बैंक की राजनीति करेंगे। Right. इसीलिए ये डरे हुए हैं क्योंकि इनकी राजनीति पर सर्जिकल स्ट्राइक। मैं एक छोटा सा अभियान चला, अतीकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद अतीकुर रहमान जी, जी, मोहित में फर्क वेरी हुआ? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कह लीजिए आप, वेरी शॉर्ट जी। प्रतीक भाई, टिट फॉर टैट करने बैठूंगा तो बहुत दूर तक बात मैं वही जाएगी। कहने जा रहा था। सवाल यहाँ पर टिट फॉर टैट का नहीं है, हमारा Right. योगदान क्या है इसके मैं अंदर? आपकी बात से सहमत कितना हूँ। इख्तियार है मुझे जहर घोलने का? कितना इख्तियार है मैं मुझे बिल्कुल शक्कर आपकी घोलने बात का? से सहमत हूं अतीकुर रहमान जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो गलत है मुनव्वर राना जी की बात बिल्कुल गलत एक है। बार कमलेश वही तिवारी से के मर्डर को हिचक कहा जाना चाहिए कमलेश तिवारी कि के मर्डर को मुसलमान, कंडेम करो। जब आप कहते हैं यहाँ मुसलमान होना प्रतीक जी, खतरनाक 10 है, सेकंड, 10 सेकंड। खतरनाक हो गया, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो प्रतीक डाउन। जी। तो मुनव्वर राना जी माफ करिएगा, ये बिल्कुल गलत है, गलत है और बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, अतीकुर रहमान की ये बात और मसूद हाशमी की ये बात, जो पहला ओपनिंग रिमार्क है कि आज मुनव्वर राना जी को ये मानना चाहिए था कि इस देश में कानून है, सब्र रखा जाना चाहिए था और वेट करना चाहिए था, इससे पहले कि ये बयान देना चाहिए कि मुसलमान होना खतरनाक हो गया। दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, अतीकुर रहमान जी ने कहा कि जब मैं कोई बात गिनाता हूं तो उसके बाद दूसरी टिट फॉर टैट, ये एक दूसरी घटना फिर दूसरी घटना फिर पहली घटना फिर उसके सामने दूसरी घटना, इस तरह से तो आग बुझने वाली नहीं। सवाल यह है कि कहीं नींव में बहुत नीचे गहरे जाके इलाज की जरूरत है और वो तभी होगी जब ब्रिज सोसाइटी में बनाने की कोशिश की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। ये बात सच है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसकी विविधता जो है वही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो 4 पाए हैं, जो उस पर सबका विश्वास टिका हुआ है, वही सबसे बड़ी ताकत। और इससे किसी को इतर जाने की, बाहर जाने की जरूरत नहीं, और इसी पे टिके रहने से ही सारी समस्या का हल भी है।
और जो गलत है उसको गलत कहा जाना चाहिए। और ये बात कह देना कि यहाँ पे कोई खतरा है मुसलमानों को या कोई खतरनाक हो गया, ये इस बात को दर्शाता है कि शायद आप कहीं चूक रहे हैं, आप गलत हैं, और जो गलत है उसको गलत कहा जाना चाहिए। रही बात वो कि आज मैं बात जब खत्म करूं तो मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर कहना चाहता हूं, और वो ये है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। आज अभी से फितना, कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए।